हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों वेलकम टू इंग्लिश फायर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग करेंगे कुछ बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि आज का क्लास होने वाला है बहुत ज़्यादा खास। क्योंकि आज का क्लास उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बीपीएससी टीआरई 4, सीटेट, एसटेट या किसी भी तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो लगभग सारे एग्जामिनेशन में आते हैं और जरूर आते हैं, और वो टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों यदि आपको भी प्रॉब्लम होता है इस टॉपिक में तो आइए जुड़िए आज के इस क्लास में, और विश्वास रखिए आज के बाद आपको इस क्लास के बाद कभी भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में तो नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी विश्वास के साथ, और शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट स्लाइड में। देखते हैं सबसे पहले क्या पढ़ना है। सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि आखिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है। अब जैसे मान लेते हैं हम ऐसे कुछ कह रहे हैं कि राम आम खाते, एकदम सिंपल से एकदम बेसिक सी चीज को लेकर के हम चलते हैं, है ना। और हमारा स्लाइड में हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं, राम आम खाता है ना। तो आप लोग को यदि आप ग्रामर के बारे में कुछ हल्की फुल्की भी जानकारी रखते हैं तो आपको यहां पता होगा कि यहां पर जो राम है हमारा, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और आम जो है वो एक तरह का ऑब्जेक्ट है ना। और खाना जो है ये हमारा वर्ब है ना। अब ये कैसे होता है, देखो जो वर्ब को काम करता है ना, ये खाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो जो ये वर्ब को कंप्लीट करता है उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट, है ना। ये होता है ऑब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर बनता है, ये बनता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसे पैसिव पे कन्वर्ट करते हैं तो चेंजिंग क्या आता है उसके बारे में समझना है। चेंजिंग ये आता है कि आम खाया जाता है राम के द्वारा। हम कुछ ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं, मतलब यहां पर हम प्रेफरेंस दे रहे हैं राम को। ये सबसे शुरुआत में लिखा हुआ है ना। राम जो है इसे हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन जब हम इसे पैसिव तरीके से बोलते हैं तो हमारा सब्जेक्ट ये नहीं रह जाता, बल्कि हम सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं इसे। मतलब आम खाया जाता है राम के द्वारा। ध्यान रखना है टेंस बिल्कुल सेम रहेगा, बस बोलने का तरीका अलग होगा। हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहेंगे बस। अब कहोगे सर क्या हम पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं क्या अपने डेली लाइफ में? बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और आपको सामने स्कूल दिख गया। अब स्कूल दिख गया तो आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है कि स्कूल में क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। सिंपल सी बात है ना। यदि आप कोई हॉस्पिटल देखते हैं, हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल देखकर आप क्या कहेंगे, यहाँ मरीजों की इलाज की जाती है ना। आप बड़ा सा स्टेडियम देखते हैं तो क्या कहोगे, यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है। तो ये भी जो आप पढ़ रहे हो, जहां हम कहते हैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। देखो दोनों में डिफरेंस याद करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले डिफरेंस ही पता होना चाहिए कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या बनता है। जैसे यहां पर है ना, राम आम खाता है। अब देखना यहां पर राम जो है ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है ना। राम आम खाता है तो राम जो है वो हमें एक्टिवली दिख रहा है कि राम आम खा रहा है, ठीक है। राम आम खाता है, यहां राम जो है हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर हम कह दिए आम खाया जाता है। तो अब राम इंपॉर्टेंट नहीं रहा, अब हम मेन हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, मतलब आम को। तो आम खाया जाता है, देखो यहां पर है खाता है, इधर बन जाता है खाया जाता है। दोनों में ये डिफरेंस है। तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, पैसिव वॉइस है ना। हॉस्पिटल में मरीजों की इलाज की जाती है, पैसिव वॉइस हो गया। स्टेडियम में क्रिकेट खेला जाता है, पैसिव वॉइस हो गया। तो हम अपनी डेली लाइफ में पैसिव वॉइस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। अब यदि हम इस्तेमाल करते ही हैं तो जाहिर सी बात है उसी को तो सीखना है आज के क्लास में, कि हम आराम से उसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। अब देखिए बेसिक रूल क्या कहता है। बेसिक रूल जो कहता है हमारे ग्रामर का, वो ये है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ, तो बेसिक रूल ये कहता है कि जब भी हमारा कोई एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब हम पैसिव बनाते हैं तो एक बात का बहुत बेसिकली ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाता है। और जो हमारा सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चले जाता है, ठीक है। और बीच में जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ध्यान ये रखना है कि हमेशा भी3 का इस्तेमाल होगा, ऑलवेज।
कभी भी पैसिव बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज भी3 पास्ट पार्टिसिपल का ही इस्तेमाल होगा, किसी दूसरे वर्ब फॉर्म के बारे में हम नहीं सोचेंगे। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जो कि आपको यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब चेंज होते चले जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भी उसे बदल देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। वो रूल मैं अभी आपको सिखाऊंगा, है ना। साथ ही साथ आपको बाई शब्द का इस्तेमाल रखना है। इन सब चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग एक्टिव टू पैसिव वॉइस को चेंज करने वाले हैं। अब दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि यहां पर हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपको यह सोचना पड़ेगा, यदि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन रहा है तो फिर जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, हमारा सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो सकता है, हमारे सब्जेक्ट की जगह पे दो चीजें हो सकती है, या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। मतलब यदि यहां पर राम है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस भी राम ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाम है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि हमारे सामने प्रोनाउन आ गया, यदि हमारे सामने प्रोनाउन आ गया तो प्रोनाउंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट की जगह पे किसी और तरीके से इस्तेमाल होते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पे अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए उसे याद करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, तो सबसे पहले यदि हम प्रोनाउन की बात करें तो सबसे पहला प्रोनाउन हमारा मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन में बात करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा प्रोनाउन आता है, पर्सनल प्रोनाउन में एक होता है आई, दूसरा होता है वी। ठीक है, सेकेंड पर्सन में क्या होता है, यू। थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, शी, इट, है ना। और किसी भी व्यक्ति का नाम के साथ यहां दे, नेम तो वो नाउन हो जाता है, बट ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं। ठीक है, अब याद रखना है ये दोनों जो है फर्स्ट, आई एंड वी, ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। यू जो होता है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और बाकी जो बच गए ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि अगले आने वाले चैप्टर में जब मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें याद रखना। अब आई और वी को फर्स्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आई और वी जो होता है हम अपने बारे में बात करते हैं। जब हम खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आई बोलते हैं, और यदि हम बहुत सारे लोग हैं प्लूरल में है तो वी बोलते हैं। यू होता है वो हमारे सामने जो खड़ा है उसके बारे में बात करता है, तो हम सामने वाले को यू ही कह सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सामने वाले को आप या तो तुम ही बोल सकते हो। ये होता है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन में यदि एक व्यक्ति, कोई एक पर्सन जो है वो किसी दूसरे से बात कर रहा है, लेकिन ना तो फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है ना सेकंड पर्सन की बात हो रही है, वो किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। नहीं, जैसे फर्स्ट पर्सन सेकंड को कह रहा है, वह तुमसे कह रहा है, ये जो है फर्स्ट पर्सन वो तुमसे कह रहा है कि वह बहुत खुश है, तो वह बहुत खुश है, वह मतलब कौन, कोई थर्ड पर्सन। तो ध्यान रखना ये थर्ड पर्सन में वही सारे आते हैं जो किसी तीसरे की बात करता है। खैर, यही सारा हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस, राइट। ये याद रखना है, ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस। अब जब इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। ठीक है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रह जाता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम बन जाता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर बन जाता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम बन जाता है। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि यदि एक्टिव वॉइस में कोई भी सब्जेक्ट के जहां पे आई लिखा है तो पैसिव वॉइस में जब हम सब्जेक्ट को इसका ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे उस समय फिर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम आई को आई ना लिख करके हम वहां पर मी लिखेंगे। बस इसीलिए मैंने आज सबसे पहले आपको यह बता दिया कि आई का ऑब्जेक्टिव केस, वी का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। बोलो, गॉट इट, समझ में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव वर्ब। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखता है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब, ऑलवेज रिमेंबर कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिससे एक ऑब्जेक्ट का नीड होता है, एक ऑब्जेक्ट जरूरत होता है ना। जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट न दिखे उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब कहोगे सर इसके बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। अब देखो, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान से समझना। यदि किसी भी वर्ब से, किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ जो वर्ब है उस वर्ब से दो सवाल पूछो, एक व्हाट एक whom, दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहां पर सिर्फ व्हाट लिखा हुआ है तो आप इस पर ध्यान ना दें, ये दो सवाल याद रखना है। एक याद रखना है व्हाट, जस्ट वेट फॉर व्हाट, एक याद रखना है व्हाट, ठीक है, WHAT व्हाट, और दूसरा याद रखना है whom, मतलब क्या और किसको। यदि इन दोनों का जवाब आपको मिलता है तो समझ जाना उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल समझते हैं, ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। अब आप ऐसे समझो, वह क्या लिखता है, ऑब्जेक्ट को ना आपके सेंटेंस में नहीं मिलाना है, आपको सब्जेक्ट को रखना है, आपको वर्ब को रखना है और सवाल पूछ लेना है, वह
क्या वह क्या लिखता है? वह क्या लिखता है, उसका जवाब इस सेंटेंस में छुपा हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल, वह लेटर लिखता है ना? वह क्या लिखता है? वो लेटर लिखता है। तो जवाब यदि आपको मिल रहा है, द रिप्लाई ऑफ व्हाट एंड whom इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। समझ में आया क्या? ऑब्जेक्ट जो होता है वो व्हाट और whom का रिप्लाई जो होता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। डन? समझ में आ रहा है बढ़िया से? तो याद रखना है, व्हाट और whom से सवाल कैसे पूछेंगे? सब्जेक्ट रहने देना है, वर्ब रहने देना है और हमें सवाल पूछ लेना है। वह क्या लिखता है? लेटर लिखता है, समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं एक और, सी रीड्स अ बुक, है ना? वह बुक पढ़ती है। अब आपको ना ऑब्जेक्ट को छोड़ देना है, यहां पे देखना, सी वह क्या पढ़ती है, व्हाट, वह क्या पढ़ती है? तो बुक पढ़ती है। बुक जो है वो जवाब मिला व्हाट का, इसलिए बुक जो है हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दे एट आइसक्रीम, उन्होंने आइसक्रीम खाया। उन्होंने क्या खाया? आइसक्रीम, ऑब्जेक्ट हो गया। आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने मूवी देखी। मैंने क्या देखी? मूवी, तो मूवी ऑब्जेक्ट हो गया। ही हेल्प्स हिज फ्रेंड, वह क्या मदद करता है? नहीं नहीं नहीं, यहां पर क्या का रिप्लाई नहीं मिल रहा। वह किसकी मदद करता है? ही हेल्प्स whom, वह किसकी मदद करता है? तो यहां पर यदि किसकी का भी रिप्लाई मिलता है तो वो भी हमारा एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि व्हाट और whom का जो रिप्लाई होता है वही होता है हमारा ऑब्जेक्ट। बोलो डन है? और ऐसे वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट हो उसे कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब सकर्मक क्रिया हिंदी में कहते हैं, है ना? तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब। डन है? नॉन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? जिसके बाद हम किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट फाइंड आउट ना कर सके। और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट ना कर सके इसका मतलब है कि व्हाट और whom का रिप्लाई नहीं मिलता। जैसे वह दौड़ती है, वह क्या दौड़ती है? पता नहीं। वह किसको दौड़ती है? बड़ा बेकार सा सवाल बन रहा है, इसका कोई ऑब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा। इसलिए यहां पर जो रन होता है ना, रन, ये व्हाट और whom का रिप्लाई नहीं दे पा रहा, इसलिए यहां पर रन जो है वो एक नॉन ट्रांजिटिव वर्ब है। और हमेशा याद रखना है कि जो नॉन ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसका कभी भी पैसिव नहीं बनाया जा सकता। ठीक है? सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के ही पैसिव बनते हैं। चलो अगला एग्जांपल देख लेते हैं। द बेबी स्लीप्स, बेबी सोती है। बेबी क्या क्या सोती है? नहीं नहीं, किसको सोती है? बिल्कुल नहीं। व्हाट और whom का रिप्लाई मिला ही नहीं, मतलब ये भी एक तरह का इनट्रांजिटिव वर्ब है। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आसमान में उड़ती है। चिड़िया क्या उड़ती है? नहीं। किसको उड़ती है? नहीं। कहां का रिप्लाई है, और कहां का रिप्लाई कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं देता, इसलिए फ्लाई के बाद ये जो इन द स्काई है ये पार्ट ऑफ सेंटेंस हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, बट दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, है ना? इसे हम ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे और इसलिए ये जो है एक इनट्रांजिटिव वर्ब बनता है, सॉरी नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है? नेक्स्ट, ही लाफ्स लाउडली, वो बहुत तेजी से हंसता है। वह क्या हंसता है? किसको हंसता है? दोनों में से किसी का रिप्लाई नहीं मिला, इसलिए लाफ जो है वो एक नॉन ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है? ऐसे ही द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। तो उगना क्या है? एक तरह का नॉन ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या उगता है या किसको उगता है, इन दोनों में से किसी का रिप्लाई नहीं देता है। किस डायरेक्शन में उगता है उसका रिप्लाई है, और ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एंड सो राइजेस इज अ नॉन ट्रांजिटिव वर्ब। बोलो, ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए क्योंकि यही वो पार्ट है जिसके बाद आप स्टार्ट करेंगे बेसिक एक्टिव टू पैसिव वॉइस का मेन पार्ट को। ठीक है? तो लास्ट में आप एक बात याद रखना जो कि हमारा नीचे इजी ट्रिक में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि यदि किसी वर्ब के पास में ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, यदि नहीं है तो वो नॉन ट्रांजिटिव वर्ब होगा। एंड ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं सब्जेक्ट से व्हाट और whom, क्या और किसको का सवाल पूछकर, और उसका जो जवाब होगा वही बनता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये था इस स्लाइड का समरी। ठीक है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों आप आ गए हैं वहां पर जो कि होता है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा खास, क्योंकि यहां आपको ना सारे टेंसेस के अकॉर्डिंग सारे रूल्स को एक बार अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद हम बहुत तेजी से सारे इंपॉर्टेंट टेंसेस का पैसिव वॉइस को फटाफट सीखते चले जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, इस टेंस का एक्टिव वॉइस में आपको पता होगा सब्जेक्ट के साथ V1/V5 होता है ना? V1 या तो V5 S या ES लग करके, ये आप लोगों ने टेंसेस में पढ़ा होगा। तो सब्जेक्ट के बाद यदि S और ES और ऑब्जेक्ट है तो एक्टिव पैसिव वॉइस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। जब पैसिव बनाओगे ना तो ध्यान रखना, एक्टिव पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आता है इज, एम, आर। ठीक है?
शुरुआत में ऑब्जेक्ट, लास्ट में सब्जेक्ट, और V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये सब में आपको देखने को मिलेगा। कॉमन है ये, देखो सब में कॉमन है, सब में आपको ये देखने को मिलेगा। और शुरुआत में ऑब्जेक्ट सब में कॉमन मिलेगा। तो फिर आपके लिए याद क्या करना है, बस ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब आपको अच्छे से याद कर लेना है, जो कि सारे टेंसेस में अलग अलग होते हैं। मैं आपको याद करवाता हूं फटाफट। देखो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसको याद कर लेना है, इज एम आर। ठीक है, अब यदि इज एम आर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो फिर सिंपल पास्ट टेंस पर गौर करें। तो सिंपल पास्ट टेंस में वाज वर्ब होगा, क्योंकि आपको पता है इज एम आर का पास्ट फॉर्म जो होता है यही होता है वाज वर्ब। बात समझ में आ गया? बाकी सब कॉमन है, देखना गौर से। ठीक है, अच्छा यदि हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब समझ में आया? यदि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वहां पर इज एम आर के साथ में V1 होगा, सॉरी V1 का ING फॉर्म मतलब V4 होगा। ठीक है, तो यदि यहां पर याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, यहां पर यदि ING वाला फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में भी क्या करना होगा, जो यहां का हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब यहां भी रहेगा, और साथ ही साथ ING के साथ में बी का वर्ब फॉर्म। तो बी का फॉर्म याद करेंगे और ING लगा देंगे तो बिंग लग जाएगा। मतलब क्या, मतलब क्या, इसी का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, साथ में बिंग, इज एम आर बिंग, इज एम आर बिंग, याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से यदि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ लें, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ऐसे यदि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर ले तो यहां पर वाजवर है और यहां पर भी V4 लग रहा है, तो यहां पर भी वाजवर हो जाएगा और साथ में बिंग हो जाएगा, बाकी सब कॉमन। देखो कितना आसान है याद करना, है ना? ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमें देखने को मिलता है हैज हैव के साथ V3, राइट? क्या देखने को मिलता है, हैज हैव, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो पैसिव बनाते समय आप क्या करोगे, इसका यहां पर हैज हैव ही रहेगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन एक्स्ट्रा आपको याद रखना है बिन, जो कि यहां पर V3 है ना, तो यहां पर भी बी का V3 वाला फॉर्म रहेगा बिन। तो हैज हैव के साथ बिन, क्यों? क्योंकि एक्टिव पे हैज हैव था, तो यहां पर हैज हैव के साथ बिन लगेगा। अच्छा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट पे हैड के साथ V3 था, तो यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब को हैड रखेंगे और साथ ही साथ बिन का इस्तेमाल कर लेंगे, तो हैड बिन हो जाएगा। बाकी V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट सब में कॉमन है, उसको याद ही नहीं करना। सिर्फ दो चीज याद रखो, एक हेल्पिंग वर्ब और साथ में एक्स्ट्रा क्या लग रहा है, बस। तो क्या आपको प्रेजेंट और पास्ट वाला ये वाला फॉर्म अच्छे से याद हो गया क्या? यदि आपने याद कर लिया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और याद रखना है बाकी ज्यादातर टेंसेस में तो यहाँ पे 4 टेंसेस में तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं उसका, एक सिंपल फ्यूचर बच रहा है और एक फ्यूचर परफेक्ट बच रहा है। दोनों को अच्छे से देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर में तो शैल विल प्लस V1 लगता है ना, शैल विल V1 के साथ साथ आपको याद रखना है पैसिव में यूज करते समय हम बी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि यहाँ पर V1 है तो बी का भी फर्स्ट फॉर्म मतलब बी हम इस्तेमाल कर लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, यहां पर शैल विल के साथ हैव लग रहा था, तो यहां पर भी शैल विल के साथ हैव लगेगा। अब चूंकि यहां पर हम V3 का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए यहां पर बिन लग जाएगा बी का V3 फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिक है जो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो क्या आपने इसे अच्छे से याद कर लिया? जो इधर का हेल्पिंग वर्ब होगा यही हेल्पिंग वर्ब आपको इस तरफ देखने को मिलेगा। बस एक्स्ट्रा आपको याद रखना है कि यदि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है तो बिंग, परफेक्ट टेंस है तो बिन, बस इतना तो याद कर लेना, बाकी सब बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद है आपको ये स्लाइड बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस कैसे बनाते हैं देखो। यहाँ कई सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं एक दो करके आपके लिए छोड़ दूंगा कुछ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट V1 ऑब्लिक V5 के साथ में हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ V5 फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो फिर हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट है अ लेटर। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ लेटर। उसके बाद क्या हो जाएगा? अ लेटर के बाद इज एम आर। तो अ लेटर के अकॉर्डिंग, चूंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ में हम क्या लिखेंगे? एक सिंगुलर वर्ब लिखेंगे जो कि इज है। उसके बाद V3 का मतलब ये होता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो हमारा वर्ब क्या था? राइट था, और राइट का V3 क्या होता है? रिटेन होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अ लेटर इज रिटेन, और फिर वाई लिखना था और फिर सब्जेक्ट लिखना था। अब गौर करो, यहां पर सब्जेक्टिव केस था शी, लेकिन हम इसे चूंकि ऑब्जेक्टिव प्लेस पे ले रहे हैं, हम उसे किनारे ले जा रहे हैं, हम उसे ऑब्जेक्ट का प्लेस दे रहे हैं, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस बनाकर लिखेंगे जो कि बन जाने वाला है हर। बोलिए फर्स्ट पैसिव वॉइस आपको कैसा लगा? सी राइट्स अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय हर। वह पत्र लिखती है और इसका मतलब बनता है पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा। बोलिए क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग का जो फर्स्ट पार्ट था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, वो आप लोगों ने कवर कर लिया है ना? अब देखते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट,
इसको मैं साफ कर लूं जरा। हाँ, अब देखते हैं सेकंड। सेकंड वाला हमारा क्या है, सेकंड कहता है ही प्लेज क्रिकेट डेली। अब देखिए यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर हमारे पास मेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिकेट है, डेली नहीं। क्यों? क्योंकि हमने आपको सिखाया था ऑब्जेक्ट बनता है क्या और किसको का जवाब। तो वह क्रिकेट डेली खेलता है, वह क्रिकेट सॉरी वह क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। किसको का तो जवाब नहीं है। तो यहां पर हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा क्या, क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी इज लगेगा, क्रिकेट इज। फिर V3, प्ले का V3 क्या बन जाएगा, प्लेड बन जाएगा। तो क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। और लास्ट में आपको लिख देना है डेली। क्या लिख देना है, डेली लिख देना है। ठीक है, जो यहां पर लिखा हुआ था, बस इस तरह से हम इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, गॉट इट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे बनता है। नेक्स्ट, यदि सेंटेंस में नेगेटिव फॉर्म आ जाए, है ना, दे डू नॉट क्लीन द क्लासरूम, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लासरूम। तो हम ऐसे लिखेंगे, द, कैसे हो रहा है, द क्लासरूम, द क्लासरूम। अब क्लासरूम सिंगुलर है तो इज लिखेंगे, द क्लासरूम इज। अब देखो जब भी सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम क्या करेंगे, इसको भी नेगेटिव बना देंगे, इज नॉट क्लीन का भीतर लिख दो, क्लीन्ड, है ना। क्लीन के बाद क्या हो जाएगा, बाय, और यहां दे है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो यहां पर लास्ट में हम क्या लिख देंगे, देम लिख देंगे। बोलो समझ में आ गया। तो द क्लासरूम इज नॉट क्लीन बाय देम। ठीक है यहां तक। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, डज द डॉग चेजेस द कैट, है ना, क्या कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है। चेज मतलब पीछा करना। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहां पर हमारे सामने ऑब्जेक्ट क्या है, द कैट। अब ध्यान में ये रखना है कि ये हमारा इंटरोगेटिव पार्ट में है, डज शुरुआत में तो इंटरोगेटिव है, तो आपको पता है, ध्यान रखना इस पे। द कैट हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को यदि हम लिखें द कैट, उसके बाद इज लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है इंटरोगेटिव पार्ट में क्या होता है, इज सबसे शुरुआत में लिखे जाते हैं। ठीक है, यहां शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा, तो इज द कैट पहले हो जाएगा इज, बाद में ये। उसके बाद क्या हो जाएगा, V3। V3 क्या होगा, चेज। चेज का V3 होता है चेज्ड, तो यहां हम लिख देंगे चेज्ड। थोड़ा सा हैंड राइटिंग पे आप लोग ये कर लेंगे, इज द कैट चेज्ड बाय द डॉग। बाय द डॉग, ऐसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एंड द लास्ट वन, डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो वापस से हमारा इंट्रोगेटिव पार्ट है, तो हम क्या लिख देंगे, अब प्रॉब्लम से देखो यहाँ पे ये प्लूरल में है हमारा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ इज नहीं, फिर हम क्या लिखेंगे, आर द प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड बाय अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो बेसिक रूल था वो हमने आपको सिखा दिया है। तो यहां पर हमारे सामने अब हमारे पास है सिंपल पास्ट टेंस। अब देखो सिंपल पास्ट टेंस को हम कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस में आपको ध्यान ये रखना है कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है ना। मतलब यहां पर जो इस्तेमाल हो रहा है ये हमारा V2 है। तो हम इसका कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है अ लेटर, है ना, इसको हम लिखेंगे अ लेटर। और ये V2 है ना, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा हेल्पिंग वर्ब वो वाज बनेगा, क्योंकि सिंगुलर है तो वाज। अ लेटर वाज, V3 क्या होगा, रेड का V3 वही होता है, रेड पढ़ा जाता है ना। अ लेटर वाज रेड बाई, और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। आप बहुत तेजी से बना सकते हैं क्योंकि आपको बेसिक रूल पता हो गया है ना, और स्ट्रक्चर भी याद है। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे सामने है, लिखा है आई प्लेड फुटबॉल वेल, है ना, मतलब मैंने फुटबॉल को बहुत अच्छे से खेला। अब देखो गौर से, यहाँ पर वेल जो है ना एक तरह का एडवर्ब है, और फुटबॉल हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो हम जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे वो किसको बनाएंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे फुटबॉल, है ना, फुटबॉल। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जो हमारा वर्ब लगेगा ये है वाज, तो द फुटबॉल वाज, और प्ले का V3 क्या हो जाएगा, प्लेड ही हो जाएगा। तो फुटबॉल वाज प्लेड। अब देखो यहाँ पर जो एडवर्ब होता है ना वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, तो वर्ब के तुरंत बाद आपको वही एडवर्ब लिख देना है। तो यहां हम वेल यहां लिख देंगे, फुटबॉल वाज प्लेड वेल बाय मी। मी क्यों लिखा, क्योंकि आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट
दे डिड नॉट प्रेज हर, है ना। अब डिड नॉट मतलब नेगेटिव पार्ट, अब हर लिखा हुआ है तो देखो हम यदि इसका सब्जेक्टिव केस बनाए तो क्या बन जाएगा बताओ। हर का सब्जेक्टिव केस होता है सी, और सी के बाद हमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करना पड़ेगा, वाज। तो सी वाज, उसके बाद देखो यदि नेगेटिव होगा तो हम नॉट भी लिख देंगे। सी वाज नॉट प्रेज का भी3 क्या होता है बताओ, जल्दी से बताओ। ये होता है हमारा प्रेज्ड, है ना। तो सी वॉज नॉट प्रेज्ड बाय, और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। बस ऐसे ही तो है। नेक्स्ट, डिड द बॉय कॉल हिज फ्रेंड। अब देखो डिड है मतलब इंटेरोगेटिव पार्ट है, तो कैसे लिखेंगे बताओ। ऑब्जेक्ट हमारा है हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स तो सही है, हिज फ्रेंड्स तो हम लिख देंगे, लेकिन इंटेरोगेटिव है तो हिज फ्रेंड्स के बाद अब देखो फ्रेंड है, इसके बाद वाज लिखना चाहिए था, बट इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे was his friend, भीतरी क्या होगा, कॉल का कॉल्ड, was his friend called by, और the boy, क्योंकि ये नाउन है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, by the boy और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये सारे सवालों को बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप घर में खुद से करके ले आएंगे, है ना। डिड से स्टार्ट हो रहा है, इंटरोगेटिव पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहता है कि हमारा स्ट्रक्चर इज एम आर के साथ में V4 होता है, और जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो यहाँ इज एम आर तो रहेगा ही रहेगा, आपको बिंग शब्द का इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। देखो यहां पर हमारा ये सब्जेक्ट है, ये इज एम आर में से सेलेक्ट किया गया है, ये V4 है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो तो क्या बन जाएगा, अ लेटर, है ना। अ लेटर के बाद इज एम आर का सिलेक्शन मतलब इज, उसके बाद बिंग, तो सबसे पहले हम लिख देंगे बिंग, है ना। उसके बाद आपको लिखना है V3, तो राइट का V3 क्या होता है, रिटेन। ठीक है, रिटेन और बाय और सब्जेक्टिव के सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है ना। नहीं, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब देखो नॉट है, नेगेटिव है, तो फिर से करो फटाफट, फुटबॉल। ये जो फुटबॉल है हमारा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके साथ हम इज लगा देंगे, फिर नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, फिर बिंग लगा देंगे, है ना, इज नॉट बिंग। उसके बाद क्या होगा, V3 जो कि है प्लेड, क्या है, प्लेड, और लास्ट में बाय, प्लेड बाय, और फिर देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। ठीक है, यहां पर ही इज नॉट। अब ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, ये आप खुद बनाओगे, ये भी नेगेटिव है, खुद बनाओगे। इज द टीचर एक्सप्लेनिंग द रूल। अब देखो ये इंट्रोगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना ये है द रूल। अब यदि ये इंट्रोगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा उसे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इज द रूल, इज द रूल। उसके बाद नेगेटिव होता तो नॉट लिखते, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। फिर बिंग आ जाएगा, इज द रूल बिंग। V3 क्या होगा, एक्सप्लेन का एक्सप्लेन्ड, है ना। इज द रूल बिंग एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, बाय सब्जेक्ट हमारा था द टीचर, तो यहां हम लिख देंगे बाय द टीचर। बोलो सभी को क्लियर हो रहा है ना। इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नाउ लेट्स मूव और देखते हैं अब कि हमारे सामने क्या बन सकता है। तो अब हमारे सामने जो है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे आप लोगों ने अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाते हैं। देखो हमारे सामने पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पहचानने का नियम है कि वाजवर हमें देखने को मिलेगा और फिर V4 देखने को मिलेगा। अब यहां पर हम वाजवर रहने देंगे, एक्स्ट्रा बिंग लगा देंगे। देखो यहां पर जैसे सेम टाइप है, अ लेटर, यहां वाज है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। बनाएंगे कैसे बताओ। सबसे पहले हम लिख देंगे अ लेटर, फिर लिखेंगे वाज, फिर लिखेंगे बिंग, V3 राइट का V3 बताओ, रिटेन, रिटेन बाय, और शी का क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब नेगेटिव रहेगा तो फिर हम नॉट लगा देंगे बीच में, तो क्या बनेगा। अच्छा ये तो आप पिछले स्लाइड में भी किए थे, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको करते हैं। ही वॉज नॉट रीडिंग द न्यूज पेपर, तो क्या हो जाएगा बताओ। यहां हो जाएगा द न्यूज पेपर वॉज नॉट, चूंकि नेगेटिव है तो नॉट, फिर आपको लिखना पड़ेगा बिंग, वॉज नॉट बिंग। V3 रीड का हो जाएगा रेड, रेड बाई whom, रेड बाई ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक इंटरोगेटिव वाला करते हैं। वर वी लर्निंग ग्रामर, क्या हम लोग ग्रामर सीख रहे थे। तो देखो यहां पर ग्रामर हमारा ऑब्जेक्ट बनता है यदि हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव ही रखेंगे। तो ग्रामर के साथ वाज लगना चाहिए था ना, तो वाज को हम शुरुआत में लिख देते हैं। वॉज ग्रामर, वॉज
वॉज ग्रामर, बिंग होगा ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में तो बिंग होगा, है ना, बिंग। लर्न का V3 हो जाता है लर्नट, टी, है ना, लर्नट बाय, और वी का हो जाएगा अस। बोल, लास्ट क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। तो इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत आसानी से आप लोगों ने कवर कर लिया, और उम्मीद है आपको ये सारे रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, है ना। हाँ, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं, देखो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा, दिस इज राइट, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पहचानते हैं कि हैव होता है। क्या होता है, हैव होता है, और हैव के बाद V3 होता है। लेकिन पैसिव बनाते समय क्या करते हैं, हैव वैसे ही रहने देते हैं, एक्स्ट्रा आपको क्या लिखना है, बिन। देखो, द शेफ हैज प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील। शेफ ने एक डिलीशियस मील को प्रिपेयर किया। अब आपको ना सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करके बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, बताओ। तो हमने आपको बताया है कि कभी भी जब भी ऑब्जेक्ट पता करना हो तो हम सब्जेक्ट और वर्ब से क्या और किसको का जवाब ढूंढेंगे। शेफ ने क्या प्रिपेयर किया है, एक डिलीशियस मील को प्रिपेयर किया है। तो सिर्फ यहां पर ऑब्जेक्ट एक शब्द नहीं होगा, ये सारे फ्रेज पूरे जो होंगे, ये पूरा वर्ड, ये हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो फिर हम ऑब्जेक्ट को यदि पता कर लिए तो बना सकते हैं क्या, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, क्या बन जाएगा, अ डिलीशियस मील, राइट, अ डिलीशियस मील। अब हैज है ना, तो जो यहां रहेगा वही यहां नहीं लिखना है। यहां पर हैज लिखा हुआ है शेफ के अकॉर्डिंग, यहां आपको अ डिलीशियस मील के अकॉर्डिंग लिखना है। यहां हालांकि ये सिंगुलर है तो यहां पर भी हैज ही लगेगा। हैज है लिखने के बाद बिन होता है, तो हम क्या करेंगे, यहां बिन लिखेंगे, हैज बिन, है ना। फिर V3 क्या होगा, प्रिपेयर का V3 ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ही लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिपेयर्ड। और बाय सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट, द शेफ नाउन है तो जैसा है वैसा ही लिखाएगा, मतलब द शेफ। बोल, समझ में आ गया क्या। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड खुद करना है, थर्ड हम बताते हैं। द पुलिस हैव नॉट अरेस्टेड द थीफ। ये नेगेटिव है तो क्या लिखोगे, जल्दी से बता दो, द थीफ, द थीफ। अब देखो यहां पर पुलिस के अकॉर्डिंग हैव लिखा हुआ, बट हम थीफ के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, हैज। तो द थीफ हैज नॉट, बिन लिखना नहीं बोलना है, द थीफ हैज नॉट बिन अरेस्टेड, अरेस्टेड बाय द पुलिस, है ना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बहुत आराम से आप बना सकते हो। इंटरोगेटिव रहेंगे तो क्या करेंगे, हैव दे प्लांटेड मेनी ट्रीज। हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, मेनी ट्रीज। तो मेनी ट्रीज के साथ में हैव लगता है, तो हम इंटरोगेटिव बना रहे हैं इसलिए हैव शुरुआत में लिखेंगे, हैव मेनी ट्रीज बिन प्लांटेड, प्लांटेड बाय, दे का ऑब्जेक्टिव देन, क्वेश्चन मार्क जरूर देना है, ठीक है। जो बच रहे हैं ये आप लोग को सेल्फ कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है। ये रहा पास्ट परफेक्ट। देखो पास्ट परफेक्ट को बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना होगा, द मैकेनिक हैड, अच्छा पास्ट परफेक्ट को पहचानेंगे कैसे, हैड रहेगा और V3, तो इधर हम क्या कर देंगे, हैड के साथ बिन लिख देंगे। जैसे द मैकेनिक हैड रिपेयर्ड द कार बिफोर नून। अब देखो बिफोर नून तो हमारा एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट है द कार, ठीक है। इसे यदि हम सब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दे तो क्या बन जाएगा बताओ, द कार हैड बिन, चूंकि हैड के साथ बिन लगाना है पैसिव में, तो द कार हैड बिन रिपेयर्ड। इसके बाद तुरंत आपको जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा यहां लिख देना है, बिफोर नून बाय, किसके द्वारा, बाय द मैकेनिक, है ना, मैकेनिक के द्वारा इसे बनाया जाएगा नून से पहले, ठीक है। तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। द टीचर हैड नॉट चेक्ड ऑल द नोटबुक्स। अब देखो यहां पर क्या हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। टीचर ने क्या चेक नहीं किया, ऑल द नोटबुक्स, तो हमारा ऑब्जेक्ट ये पूरा हो जाएगा। उम्मीद है अब आप लोग बना लेंगे। द कंपनी हैड नॉट लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है अ न्यू प्रोडक्ट, ये भी बन जाएगा। ये इंटरोगेटिव में बताता हूं, हैड द विलेजर्स बिल्ड द ब्रिज बिफोर द रेनी सीजन। अब ये तो हमारा कोई खास इंपॉर्टेंट रखता नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट है द ब्रिज, विलेजर्स ने क्या बनाया, ब्रिज बनाया। तो हम कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव है तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब शुरुआत में लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे हैड द ब्रिज
ठीक है, नॉट नहीं लिखना है क्योंकि नेगेटिव नहीं है। हैड द ब्रिज बिन बिल्ट, वही V3 फॉर्म है, बिल्ट। अब पूरा जो है ना ये लिख देना है, बिल्ट बिफोर द रेनी सीजन बाय द विलेजर्स, है ना, गांव वालों के द्वारा ये क्या बनाया गया, ब्रिज को बना दिया गया रेनी सीजन से पहले। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप खुद से ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट को भी कवर कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर का ही कुछ बचा हुआ है, बस वही। तो सिंपल फ्यूचर टेंस ये रहा, आइए समझ लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस को कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे। देखिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि हमारे पास सैल और विल दिखेगा और सैल विल के बाद V1 दिखेगा। पैसिव बनाते समय सैल विल रहने देना है, एक्स्ट्रा क्या लगाना है, बी। तो आ जाओ करते हैं। शी विल हेल्प द बेगर, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द बेगर। तो फिर हम क्या करेंगे, पैसिव बनाते समय लिखेंगे द बेगर, जो सैल विल यहां पर लगेगा वो बेगर के अकॉर्डिंग यहां भी सैल विल ही लगाना है, तो विल ही लगेगा। और एक्स्ट्रा लगाना है बी। फिर V3, हेल्प का V3 क्या होगा, हेल्प्ड होगा। तो लिखेंगे द बेगर विल बी हेल्प्ड बाय, और सी का ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाता है, हर, ठीक है। ऐसे ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, अब यहां नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे बताओ, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, क्रिकेट, क्रिकेट के साथ क्या लिखना पड़ेगा, विल। नेगेटिव है तो नॉट भी लिख देंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, है ना। तो क्रिकेट विल नॉट बी, V3 क्या होगा, प्लेड, एंड प्लेड के बाद बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव किस। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें आप समझ में आ गया होगा, सारे रूल्स कॉमन है सब में, बस आपको बेसिक बेसिक थोड़ा सा रूल याद रख लेना है। एक ये करते हैं, विल दे डिस्टर्ब यू। अब ये इंटेरोगेटिव है तो हम क्या करेंगे, यू के साथ विल लगता है ना, तो ऑब्जेक्ट सॉरी इसका ऑब्जेक्टिव पहले लिखा जाता है चूंकि इंटेरोगेटिव है। तो यहां हो जाएगा विल यू, उसके बाद बी लिखेंगे, विल यू बी। V3 होगा डिस्टर्ब का, डिस्टर्ब्ड, राइट, डिस्टर्ब्ड बाय दे का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से सिंपल फ्यूचर टेंस में बहुत आसानी से हम लोगों ने कवर कर लिया है। आगे बढ़ लेते हैं। एंड द लास्ट टेंस विच वी हैव टू कवर, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखो कहां है, हाँ ये रहा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम लोग कोशिश करते बनाने का। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, बेसिक रूल, बेसिक रूल है सैल विल के साथ में आपको हैव देखने को मिलता है, और पैसिव में क्या करेंगे, सैल विल के बाद हैव के साथ में बिन लिख देना है, बस काम खत्म। एग्जांपल देखते हैं, द इंजीनियर्स विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय दिसंबर, इंजीनियर्स ने दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके होंगे। अब बात यह है कि पैसिव लिखते समय हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो इंजीनियर्स ने क्या कंप्लीट कर लिया है, प्रोजेक्ट को कर लिया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो हमारा ऐसे कुछ बनेगा, द प्रोजेक्ट, है ना, द प्रोजेक्ट विल हैव, चूंकि जो यहां पर रहेगा वही यहां रखना है। अच्छा विल इसके अकॉर्डिंग लगा, बट यहां अकॉर्डिंग चेंज कर देना है, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग विल या तो शैल। तो द प्रोजेक्ट विल हैव, देखो शैल विल हैव लिखना है, उसके साथ क्या लिखना है, बिन। तो विल हैव बिन व्हाट, कंप्लीट का V3 जो कि कंप्लीटेड ही है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहां लिख देंगे कंप्लीटेड। द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय दिसंबर, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वहां डाल दो, बाय दिसंबर, और किसके द्वारा, बाय द इंजीनियर्स, है ना, इंजीनियर्स के द्वारा दिसंबर तक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। एक और हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जो बचते हैं वो आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द मैनेजर विल नॉट अनाउंस द रिजल्ट्स बाय इवनिंग, मैनेजर ने अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किया इवनिंग तक। तो कैसे लिखेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट तो पता चल गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, द रिजल्ट्स विल नॉट हैव बिन, हैव के बाद क्या लिखना होगा, बिन, हैव नॉट बिन। V3 क्या होगा, अनाउंस्ड, ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, अनाउंस्ड बाय इवनिंग, इवनिंग तक किसके द्वारा, बाय द मैनेजर, ठीक है, बाय द मैनेजर। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो दोस्तों इस तरह से आप बेसिक रूल को समझ करके केवल फ्यूचर परफेक्ट जैसे और भी सारे टेंसेस को आप कवर कर सकते हैं। तो हमारा यहां पर कंप्लीट होता है सारा टेंस। लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, ज्यादातर तो वैसे टेंसेस ही आते हैं,
लेकिन टेंसेस के अकॉर्डिंग भी कुछ ऐसे पार्ट बन सकते हैं, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस है, मॉडल्स हैं, इन सबको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और सारे अच्छे से कवर करेंगे, है ना। तो आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना है दोस्तों कि आज आपको ये क्लास कैसा लगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है ना पैसिव वॉइस में कि आप रूल्स को एक बार अच्छे से समझ लें, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस और चाहिए होता है, उसके बाद आप बहुत आराम से सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके सामने है, इसको आप घर में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि ये रूल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जब आप रूल अच्छे से याद कर लेते हैं तो कोई भी पैसिव वॉइस आपके लिए टफ नहीं है और आप ऑप्शंस भी बहुत तेजी से मारते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं और आने वाले क्लासेस में हम लोग मॉडल्स और कुछ और इंपैरेटिव क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। कैसा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड कमेंट कर दें। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।